देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्स। हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर अपना पढ़े हैं ज्योग्राफी में वो था रिसोर्स। और रिसोर्स मतलब क्या? संसाधन। उसी में हम लोग पढ़े सैंड, एक सॉइल रिसोर्स था, मृदा संसाधन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उसको कैसे हम लोग संसाधन के रूप में यूज करते हैं। फिर आता है वाटर रिसोर्स। पानी भी जो है हमारे लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में या बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्स का काम करता है। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि वाटर है रिसोर्स के तरह यूज होगा। ठीक, आप समझते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, पीने के काम आ रहा है, जीवन को जीने में आसान कर रहा है, तो वो क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। अब आता है कि वाटर रिसोर्स जब ये है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद क्या हो रहा है? वो भी हमारे जीवन को जीने में क्या कर रहा है? आसान बना रहा है, मदद कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाटर को भी अगर 360 हम लोग देखा जाए तो वाटर भी हम लोगों के जीने के साधन में आता है। आज हम लोग मछली खाते हैं वाटर के कारण, नमक खाते हैं वाटर के कारण। नमक नहीं खाओ तो कौन सा रोग हो जाएगा? गोइटर, घेघा जिसको बोलते हो, यहाँ पर फूल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें है। और कच्चा नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी का तुमको शिकार होना पड़ेगा। तो ये जो है वाटर भी हमारे आसपास में जनरली देखो, हमारे आसपास में जितना भी चीज है वो रिसोर्स है। अगर कोई चीज ऐसा है जो हमारे लिए एब्सेंस है, जैसे हम कह सकते हैं सुख भी रिसोर्स है, दुख भी रिसोर्स है। अगर दुख नहीं रहा तो सुख का तुमको क्या अनुभूति, दुख की तुमको अनुभूति होगी नहीं। कल एक हम फिल्म देख रहे थे, एक एनिमेशन का था, लक था। तो लक में था कि एक मतलब ऐसे इमेजिनरी एक वर्ल्ड था, वो बैड लक और गुड लक दोनों बनाता था। ऊपर में बैड गुड लक था, नीचे में बैड लक था। तो जब ऊपर का ग्रेविटेशन हम लोग ऐसे और नीचे का ग्रेविटेशन उल्टा रहता था, नीचे जाते तो पैर ऐसे रहता था। तो उस तरह से हम देखें कि, और उसमें एक चीज बहुत अच्छा कहा कि अगर बैड लक बनना बंद हो जाए तो लोगों को लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब तुमको कभी रोग नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर जो डिजीज को लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक है वो जनरेट होगा नहीं। याद है ना कोरोना में कितना आदमी मरा? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बहुत नाजुक होगा। तो उसी तरह से वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को फ्रेश वाटर कितना मौजूद है। कि पानी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन पीने योग्य फ्रेश वाटर उतना पानी हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग अगर ऊपर से देखें तो पृथ्वी नीला दिखता है, लेकिन नीला दिखने के बाद क्या है कि सारे पृथ्वी के पानी को क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं। तुम गौर से देखोगे कि घर में अगर वाटर हीटर होगा या नहीं भी हीटर होगा, अगर एक केटल होगा वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे चलाने वाला, तो उस पर 10 से 15 दिन तुम उसमें पानी उबालो, तुमको पता चलेगा कि उसमें एक नीचे व्हाइट टाइप का लेयर जमने लगता है। तो जब हम नॉर्मल वाटर यूज करके देख सकते हैं कि एक व्हाइट जो लेयर रहता है वो शायद कैल्शियम रहता है। ठीक, तो वो जब जमने लगता है कि, तो जनरली हम लोग जब सॉल्टी वाटर, सी वाटर यूज करेंगे तो कितना हम लोगों को लेयर जमेगा। तो सबसे पहली बात है कि 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज अ ओशियन। 96% लगभग। अब समझो कि इतू सा, अब 100 रुपया में तुमको 5 रुपया दे रहा है, वो भी 5 ने 4.5 दे रहा है, 3.5 दे रहा है। तो 96% जो लगभग वाटर है वो हमारे समुद्र में है, और जो बचा हुआ पानी है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, तो आता है कि ओशियंस एंड ओनली 2.5% एग्जिस्ट एज अ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो जनरली सिर्फ 2.5% ही। पानी हमारे पास बहुत है लेकिन उपयोग करने के लिए नहीं है। तो अब आता है कि 2.5% एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है कि 70% ऑफ द फ्रेश वाटर, 70% जो है फ्रेश वाटर, वो भी क्या, ये जो 2.5 है ये इसमें भी 70% जो आपका फ्रेश वाटर है अकर्स एज आइस शीट, वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब उसमें भी हम 30% पानी यूज कर रहे हैं। ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एट द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आप देखोगे कि नॉर्थर्न साइड में अंटार्कटिका है जहां पर धूप नहीं पहुंच पाता है सूर्य का, तो वहां पर क्या होता है कि बर्फ जम जाएगा। कभी अगर मैप खोलोगे तो ऊपर में देखना व्हाइट दिखाता है। ग्रीनलैंड साइड रसिया के पास था, ग्रीनलैंड को यूएसए को बेच दिया गया। तो ये सब क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे
हनुमान जी के पास बुद्धि बहुत था, लेकिन वो यूज नहीं कर पाए। कब किए? जब उनको जामवंत जी याद दिलाए तब। पता उनको श्राप मिला था कि तुमको जो है विस्मरण हो जाएगा अपनी शक्ति का। कर्ण के पास बहुत बुद्धि है, कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का क्षमता था, लेकिन जब वो परशुराम से गए थे शिक्षा लेने तो झूठ कहे थे कि हम क्षत्रिय हैं, असल में वो शूद्र थे। तो जब उसके गोद में सोए हुए थे कर्ण, जब चींटी काटा तो खून निकल रहा था, और वो खून मतलब जब सोए हुए थे तो उनके यहाँ पर जाकर परशुराम जी के गाल पास लगा, और जब लगा तो जब उठे तो बोले कि इतना सहनशील क्षत्रिय नहीं हो सकता, तुम जरूर शूद्र हो। तब वो बताया कि हाँ हम शूद्र हैं। तो जब उसको पता चला उनको, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुमको भी जब जरूरी पड़ेगा तब तुमको वो सब शक्ति का विस्मरण हो जाएगा, भूल जाओगे। तो याद है जब सामने में कृष्ण जी और अर्जुन थे, तो कर्ण जब सामने में ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मार रहा था तो भूल गया वो चलाना है। तो हमारे पास है बहुत चीज, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम उसको उपयोग कैसे करें। हमारे पास जैसे कि पिछले हम चैप्टर में पढ़े हैं कि विंड एनर्जी राजस्थान में बहुत सारा, उस विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, हवा बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग यूज उसका नहीं कर पाते। लेकिन राजस्थान में एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग सिंगापुर जो जितना बड़ा शहर है उतने बड़े एरिया में न्यू सोलर पार्क बनाया गया है और बन के तैयार हो गया। पूरे विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क वही है। और अगर ऐसा 70 से 80 सोलर पार्क बना दिया जाए तो शायद तुमको पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सोलर एनर्जी से चल जाएगा पूरा विश्व में। लेकिन उतना पार्क कोई बनाने का क्षमता है नहीं, बहुत सारा दिक्कत है। तो अब आता है कि हम लोग देख चुके कि सबसे पहली बात तो क्या है कि 96.96.5% तो ओशियंस में, उसमें भी बचा भैया 2.5% हमको एग्जिस्ट कर रहा है फ्रेश वाटर में। उसमें भी 70% जो है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर जानते होंगे, पिघल पिघल के यमुना निकलती है, गंगा निकलती है, अलकनंदा निकलती है, तो ग्लेशियर में जमा हुआ है। और उसमें भी जो 30% है सिर्फ हम वो ही यूज करते हैं। आज जगह जगह देखते हैं हम लोग कि वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग वाटर को ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। आज बोरवेल आ गया, पापा से पूछना कि पापा आप जब घर बनवाए थे तो कितना फीट पे पानी निकल गया था, तो बोलेंगे 60 पे, 70 पे, 80 पे, बहुत हो गया 30 पे। गंगा जी के किनारे में घर है, 30 पे पानी निकला। और अभी करवाओगे तो 100, 90, 70 ऐसे जाना पड़ेगा। जब हम लोग के दादाजी करवाए थे तो 70 फीट पे पानी निकला था, और अभी हम लोग 100, 150, 180 करवाए तो पानी नहीं निकला, गंदा निकला था हल्का सा। तो ये पता चलता है कि दर बदर 20 साल 30 साल का अंतर ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 मान लेते हैं। 50 साल के अंतर में, ऐसे तो 50 होगा भी नहीं, 40 साल के अंदर में सब 70 फीट पानी का लेयर क्या हो रहा है, घट गया है। तो वाटर का जो डिग्रेडेशन लेवल है, गिरने का लेवल है, वो कितना हाइयर स्पीड में चल रहा है। उसका कारण है, सबसे पहली बात है कि हम लोग जगह जगह जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहर में तुम कच्चा रोड रखोगे नहीं, पक्की नाली ढक के गटर, तो वो जो पानी होता है वो क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है, और उससे सिर्फ गंदा बचता है गाद हम लोगों का। जैसे हम लोग नाला बहाते हैं ना, तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले नाला भी रहता था तो एक छोटा सा गड्ढा करके उस घर में ही बहाया जाता था, घर से थोड़ा बाहर। तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड वाटर मेरा रिचार्ज होते रहता था। अब क्या होता है कि वैसा रिचार्ज ग्राउंड होता नहीं है, इस वजह से हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब आता है कि लेस देन 30% इज स्टोर्ड एट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर समझ में आता है ना? हाँ। जो हम लोग नीचे से निकालते हैं। तो ग्राउंड वाटर 30% से भी ज्यादा वो कम है, ठीक है। हम लोग जो 70% देखे कि ग्लेशियर में जमा हुआ है, तो ये मत समझना है कि 30% पूरा हम लोगों के पास ग्राउंड वाटर है। कुछ हमारे पास एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है वाटर, मॉलिक्यूल के रूप में। तुम अभी कुहासा लगता है, कोहरा लगता है, तो वो क्या है, वाटर का ही तो मॉलिक्यूल है। जब ज्यादा कोहरा लगेगा तो चल के आओगे, देखोगे यहाँ पर वाटर का एक ड्रॉपलेट रहता है, पूरा सर भीग जाएगा, तो वो भी तो वाटर है। तो आता है ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड एक्वायर्स फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ द ग्राउंड वाटर।
और जो मेनली हम लोग पानी यूज करते हैं वो तो ग्राउंड वाटर से यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि अब जो कोहरा लगेगा उसको कंडेंस करके हम लोग वाटर बना लें। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है दिस इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये क्या है, सिंपली सी बात समझ लो कि एक हम लोग क्या पढ़े थे, रेन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल वही ना है, H2O वाटर है, ठीक। तो वाटर साइकिल से ये रिचार्ज होता है। बारिश हुई, अगर तुम्हारे पास पक्की अभी जमीन है, सॉरी कच्चा जमीन है, तो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि ग्राउंड को भी सोखने का एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो पानी को नहीं सोख सकता। ऐसा थोड़ी है कि जितना तुम भी, अच्छा एक टंकी पानी कहीं तुम जमा खोल करके छोड़ दो, तुम देखना कि आधा घंटा तक तो वो सोखेगा, लेकिन आधे घंटे के बाद उसका छोकने का क्षमता खत्म हो जाएगा। तो वो भी जो पानी बचा वो क्या हुआ, इवोपोरेट हो गया। तो मतलब अगर जनरली हम लोग समझे तो रिचार्ज भी हो रहा है, तो ये फुल्ली रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वर्षा हुई, पानी जमा हुआ रहता है सब जगह, ऐसा थोड़ी है कि सब जमीन के अंदर ही चला जाता है। तो आता है कि ऑल द वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेकिंग वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। और हम लोग जान रहे हैं कि पढ़े भी हैं सबसे पहला चैप्टर में रिन्यूएबल रिसोर्स में कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनः बना सकते हैं। जैसे वाटर खत्म हो रहा है, तो वर्षा हुई, अगर तुम लोग ये घर को गिरा दो, फिर यहाँ पे मट्टी कर दो, तो कुछ ना कुछ तो पानी रिचार्ज होगा, ठीक है। अब आता है कि 3 फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर, जो 3 हम लोगों का वाटर रिसोर्सेज है फ्रेश वाटर, वो है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेनफॉल, सरफेस वाटर इन रिवर। जो हमारा देखिए प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जो रेनफॉल हो रहा है उसमें वाटर तो है, लेकिन और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जो पढ़ते होंगे एसिड रेन, तो ये एक तरह से प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा था ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड सेटल डाउन इन बेकर, जिसमें वो नीचे के तलहटी में वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक। और उसी में एक रिएक्शन पड़े हुए हैं नोड मड वाला, कुछ इस टाइप का जो नीचे जाके जम जाता है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, ठीक। तो आता है कि सरफेस वाटर, जैसे सरफेस वाटर जो प्रोजेक्ट है, रिवर्स है, लेक्स है, etc। और जो ग्राउंड वाटर है वो आपका वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्वायर्स व्हिच गेट्स रिचार्ज बाय रेनफॉल। और 3 तरह का, सबसे पहले वर्षा हुई, दूसरी बात जो हमारे पास रिवर में है, लेक में है, पाउंड में है, सरफेस वाटर है, वो हमारे पास अस्थिर से है। फिर आता है कि तुम्हारा एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर, जो कि वाटर रेनफॉल के द्वारा रिचार्ज होते रहता है। अब आता है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, एक तरह से कहो तो अनुपलब्धता कह सकते हैं हम लोग, कि स्कार्सिटी एकदम कमी हो गई उसकी। जैसे तुम्हारे अंदर प्रोटीन की स्कार्सिटी है, अब खा रहा है बच्चा प्रोटीन, उसको शरीर में नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। पता होगा, बायोलॉजी पढ़े हो कि नहीं, कि प्रोटीन हेमोग्लोबिन लगभग एक तरह के है, एक तरह के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हेमोग्लोबिन रहेगा तभी तो खून तुम्हारा रेड होगा पूरा। तो आता है वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी कैसे होती है, स्वाभाविक है, कैसे होती है वो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक उपाय है कि तुम जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा नाउन प्रोनाउन एक ही बार पढ़ लिए, पहले तो अल्फाबेट पढ़े, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, तभी तो आगे बढ़े। तो उसी तरह से हमारे पास उपाय है, हम लोग धीरे धीरे कर कर एक एक कदम अगर बढ़ा कर ऐसा कर सकते हैं तो होगा। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ बिग सिटीज आज प्रेजेंट इन मोहनजोदड़ो। एक फिल्म भी निकला हुआ है मोहनजोदड़ो के नाम से। तो वहां पर एक स्नानागार मिला था, और स्नानागार जब वो मिला था तो उसमें एक बहुत अच्छी सभ्यता है। अगर सबसे पहली सभ्यता और सबसे एक अच्छी सभ्यता के रूप में अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पहली बात तो उसका जो चौड़ाई है वो ही अपने आप में एक मजेदार है। पहले ट्रायंगुलर शेप का है, बहुत बड़े एरिया में, और उस समय में सोच लीजिए कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस समय में था जिस समय में हम लोग का अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं, और उस समय वो लोग नाले का यूज करते थे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से देखा गया, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा तुम्हारा भवन मिला है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। असल में देखो समझो, है हड़प्पा सभ्यता,
हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। असल में सिंधु नदी के किनारे अगर कोई दो शहर है तो मोहनजोदड़ो और एक उसका जुड़वा भाई का लो चन्हूदरो है, ठीक है। तो चन्हू मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्न रखने का भंडार, और स्नानागार मिला है। तो स्नानागार में क्या था कि जो रेन वाटर आता था उसको हार्वेस्ट किया जाता था, एक लेयर ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर आया फिर नीचे गया, फिर आया नीचे गया। तो ऐसे क्या होता था कि जैसे चैम्बर समझते हो ना, हाँ। चैम्बर टाइप का, कि अब एक लेयर गिरा तो है लेकिन जब तक ये चैम्बर मेरा भरेगा नहीं तब तक ओवरफ्लो के दूसरे चैम्बर में जाएगा नहीं। तो उस तरह से हम एक चैम्बर नहीं बल्कि 4-5 चैम्बर को भर सकते हैं कि पहला चैम्बर भरा, ओवरफ्लो हुआ, दूसरे चैम्बर में गया, दूसरा चैम्बर भरा, ओवरफ्लो हुआ, तीसरे चैम्बर में हुआ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखी जा सकती है। तो उस कारण क्या होता था कि वहां पर वाटर की स्कार्सिटी कम होती थी। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अस्तित्व खत्म हुई तो बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग प्रकार के राय बताते हैं, लेकिन अगर जो सबसे सटीक है वो मोहनजोदड़ो फिल्म में भी तुम देखे होगे कि लास्ट में बाढ़ आ जाता है, हाँ। और बाढ़ आने के कारण सारा चीज टूट के बह जाता है। तो मेन जो रीजन है वो बाढ़ आना है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार है, अब जो ब्रिटिश इतिहासकार है बोलते हैं कि वहां से जो सिंधु नदी थी वो अपना रास्ता चेंज कर ली, पानी नहीं मिला, मर गया। अरे मर गया तो कंकाल तो मिलता, कहाँ है कंकाल, कुछ तो रहता, थोड़ा मोड़ा एक दो मिला। अगर वैसा कुछ होता तो एक नहीं, अब जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर हजारों लोग मरे, तो उस तरह का वहां आर्कोलॉजिकल सोर्स हमको मिला है, ठीक। आर्कोलॉजिकल नहीं उसको कहेंगे। तो वाटर स्कार्सिटी क्या है, तो वाटर स्कार्सिटी भी शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, क्लियर है। अब आता है कि इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ रीजन हैविंग लो रेनफॉल और ड्राउट प्रोन एरियाज। अब समझिए सिंधु कहाँ है, पाकिस्तान में, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा है। हम पहले कह सके इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांदा है, जम्मू कश्मीर में, देखते रहना कितना विस्तार है। सबसे ऊपर में जो है मांदा है जम्मू कश्मीर में, वो चिनाब नदी के किनारे में। सबसे जो पूर्वी है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। भारत का मैप थोड़ा सा तो याद होगा तुमको, हाँ। सबसे ऊपर कश्मीर में हम बताएं ट्रायंगुलर है ऐसे करके और ये ऐसे है, तो यहाँ पर जो है ये कश्मीर में मांदा है, यहाँ पर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गोदावरी नदी, हाँ गोदावरी नदी के किनारे में दायमाबाद है महाराष्ट्र में, सोचो। और यहाँ पर सबसे कोना में दासक नदी के किनारे में बलूचिस्तान में। तो कितना बड़ा एरिया है ये, अंडर एरिया कर्व अपने आप में रख रहा है। तो राजस्थान भी तो बीच में पड़ा। अब हम लोग पढ़े क्या कि वाटर स्कार्सिटी होगा कहाँ पे, तो जहां पर रेनफॉल कम होगा। तो राजस्थान के एरिया में रेनफॉल जनरली क्या देखा जाता है, कम देखा जाता है। और वो बात अलग है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हरियाणा में या पाकिस्तान में डेंसिटी ज्यादा हो गई है। पहले के समय उतना डेंसिटी वहां पर नहीं थी, दूर दूर तक देखते तो कुछ दिखता नहीं था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करते थे। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जनरली 3 फ्रेश वाटर हम लोगों के पास रिसोर्स है। सबसे पहला जो प्रेसिपिटेशन है वो रेनफॉल के प्रेजेंस में, दूसरा है कि एक सरफेस वाटर जो है वो रिवर्स, लेक्स, ये सब चीज के रूप में, पॉन्ड्स में, ठीक है। अब आता है कि ग्राउंड वाटर जो हमारे जमीन के अंदर से हम लोग जो पानी पीते हैं वो ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो बैटरी में पानी देते हो वो कौन सा, डिस्टिल वाटर है ना, हाँ। रेन वाटर भी देखो तो काम चल सकता है उसमें, ठीक है। पानी अगर वर्षा का पानी जमा करके उसको डालोगे तो वो भी काम करेगा। तुम पढ़े होगे सेल पढ़ा, हाँ। डीपली फिजिक्स में तुम्हारे में डीप दिया होगा कि नहीं, डीप 9th में होगा, 12th में बहुत अच्छे से, या 11th में बहुत डीपली सेल को पढ़ाया गया कि कैसे उसमें रिएक्शन होता है। तो उसके लिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है कि अदर रीजन विच लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, जो दूसरा रीजन है हम लोग देखें कि वाटर स्कार्सिटी का सबसे बड़ा रीजन है कि रेनफॉल जहां पर कम हो रहा है, ठीक। लेकिन और भी रीजन है, जैसे कि पॉपुलेशन हाईली, इतना ज्यादा स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है कि शायद ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। 2022 चला है ना, 23 के जनवरी तक भारत
वर्ल्ड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा, ठीक है। और या तो दिसंबर तो हो गया, 2023 के जनवरी या अंतिम तक शायद न्यूज में था कि टॉप मोस्ट कंट्री पॉपुलेटेड हो जाएगा। अब समझो इतना सा कंट्री, पॉपुलेशन इतना, पानी क्या है, लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वाटर की स्कार्सिटी होगी, ये तो स्वाभाविक है। तो ये हम लोगों को गिल्ट करने की बात नहीं है कि हम भारत के पूरा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएंगे तो अरे इससे भी हम लोगों को फायदा है। यूएन में परमानेंट सदस्यता की बात अब चल रही है, मेंबरशिप में, वहां पर बात उठाया गया है कि भारत आने वाले समय में अब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा और वो यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं हो, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से उपलब्धि है, ठीक। अब आता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, स्वाभाविक है एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम लोग देखते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी वहां से भी स्टार्ट होती है कि हम लोग अब जहाँ जितना जरूरी है, जैसे पढ़े होंगे बचपन में 6-8 में हम लोग अलग अलग तरह के इरिगेशन समझते हो ना, पानी पटाने की जो विधि करते हैं, तो उसमें अलग अलग स्प्रिंकल सिस्टम पढ़े होगे, ड्रीप सिस्टम पढ़े होगे। ड्रीप स्प्रिंकल होता है थोड़ा झरना टाइप का, ऐसे ऐसे ऐसे। ड्रीप मतलब हुआ कि उसके जड़ के पास ही डायरेक्ट पानी जाएगा। हम कल ही एक वीडियो में देख रहे थे, चाइना में एक हो रहा था, उपजाया जा रहा था धान, तो उसमें देखे क्या कि पूरा जो है मतलब मिट्टी को ढक दिया गया, किस चीज से, तो पन्नी से, पॉलीथीन से ढक दिया गया, और सिर्फ उतना ही छेद है जितना से वो पौधा निकलेगा। तो वाटर भी अब क्या होगा, अगर पॉलीथीन के ऊपर रहा तो हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पर उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक। तो अब आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सबसे जो मेन फैक्टर है ये पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम पढ़ाए होंगे तुमको यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉपुलेशन है और अर्बनाइजेशन है, ये लगभग अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों एक साथ होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्री लगी तब शहर बसा, कस्बा बसा, तभी तो कुछ वहां पर स्टार्ट होगा। आज एनटीपीसी है ना, आज से 20 साल 30 साल पहले बाढ़ में उतना घर होगा नहीं होगा। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री लगा, तब अर्बनाइजेशन होना 10 साल 20 साल के बाद कंफर्म है। ये कह देना कि अर्बनाइजेशन नहीं होगा ये मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मेन जो फैक्टर है वाटर स्कार्सिटी का, ये सबसे पहला चीज है पॉपुलेशन। उसमें भी कैसा पॉपुलेशन, तो मूर्ख पॉपुलेशन। ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेटेड लोग हैं वो मूर्ख होते हैं, पानी को यूज करने आता नहीं, ब्रश कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, नल चले है पूरा। अब नहाने का जो आदमी एक बाल्टी में नहाता है वो पूरा कुआं में कूद गया है, अब लोग पूरा कुआं का पानी बर्बाद। और भी तरीका से वाटर पॉपुलेटेड होता है, वो तो बाद में टॉपिक है। स्कार्सिटी, अभी तो स्कार्सिटी पर है, पॉपुलेटेड पे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, large growing population in the agriculture sector, water resources are being over exploited to be expanded in irrigated areas and dry season agriculture। हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हम लोगों को क्रॉप की भी आवश्यकता होती है, ज्यादा खाना मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, ठीक है। और पानी के देखो, चलो ठीक है टॉपिक पे ही रहते हैं, पानी की भी आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी वजह से क्या होता है कि वाटर हम लोगों का एक्सप्लॉइटेड हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और हम लोग के पास ना तो वैसा टेक्नोलॉजी है, ना तो लोग उतने सक्रिय हैं जो इस पे ध्यान देंगे, ना तो सरकार सक्रिय है। हम लोग क्या सक्रिय रहेंगे, सरकार भी उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है। अब आता है कि एरियाज इन ड्राई सीजन मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस टू फैसिलिटीज हायर फूड प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि जो ड्राई एरिया है, जैसे तुम्हारा अभी समझ लो हम बताए थे कि बिहार में एक बहुत बड़ा श्राप है कि उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से परेशान रहता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है, ठीक। तो वहां पर जो तुम्हारा ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में जब एग्रीकल्चर क्रॉपिंग जब आएगा, तुम्हारा वो समय आएगा, तो पानी की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। आवश्यकता तो ज्यादा होगी दक्षिण बिहार में। इधर साउथ में जाओगे नीचे के साइड में, जैसे उधर चल जाओ, गया उधर चल जाओ, तो उधर पानी की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। उसका एक फैक्टर है, दक्षिण में झारखंड है और झारखंड पहाड़ी इलाका है,
तो पहाड़ी इलाका में स्वाभाविक है कि तुमको यहाँ पर 300-400 फीट में पानी मिलेगा, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि 300-400 में ही मिलता है, मान सकते हैं कि उतना ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इरिगेशन के लिए हम लोगों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इससे भी हम लोगों को वाटर स्कार्सिटी होता है। एक चीज का भी गौर करना, तुम्हारे घर में पुराना बोरवेल होगा 60-70 फीट वाला, और कोई तुम्हारे घर के बगल में 190 फीट का बोरवेल करवा लिया, तो तुम्हारा भी लेयर जो होगा वो क्या हो जाता है, पानी का भाग जाता है। ठीक है, तो अब आता है फॉर डूइंग मल्टी क्रॉपिंग एंड फॉर HIV सीड्स। HIV सीड्स तो जानते होंगे, जो हाइब्रिडेटेड सीड रहता है, जो अच्छा क्रॉपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो आता है कि इसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। अब आता है देयर आर ग्रेटर डिमांड फॉर, यहाँ पर लगता है वाटर है, हाँ, देयर इज ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर। यहाँ पर बहुत सारा वाटर की आवश्यकता है, डिमांड है। वाटर यहाँ पर आ गया ब्लैक पे। ठीक है, अब आता है कि ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, पेज छूटा नहीं ना, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम बार बार यही कहते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ में होता है, लगभग साथ में होता है। तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो होता है क्या कि अलग अलग तरीके से ये बट जाता है। समझिए, NTPC है ना, गंगा का पानी लेता है, अब असल में क्या करता है, अंदर में ले जाके पता नहीं फिर छोड़ता है, तो वो एक गंदा स्मेल टाइप का पानी वो छोड़ता है। तो उस वजह से भी वाटर की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। अब बताइए, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, एग्जाम्पल गेटिंग पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। डोमेस्टिक तो घर से जो हम लोग करते हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल भी। अब क्या केमिकल उसमें मिला के भेजा है, क्या नहीं भेजा है, ये हमको पता नहीं है। तो अब आता है कि केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर। हम लोग जान रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। किसी को भी अब मैन्योर यूज करते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। जो भी यूज करता है फर्टिलाइजेशन, मेरे अंकल का एक दुकान है पंडारक में, वहां जाके बैठते हैं ना, तो हमको लगता है कि 1 घंटा में खाली मतलब 20 से 30 आदमी फर्टिलाइजर लेकर के जाता है। एक यूरिया आता है और क्या एक DAP होता है, ठीक, खाली फर्टिलाइजर। और मैन्योर कोई नहीं, मैन्योर का थक लगा हुआ है, लेकिन मैन्योर खरीदने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो क्रॉप धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगा, धीरे के साथ वो लिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उससे हम लोग का 2-3 चीज बचता है। पहली बात तो तुम्हारा जो लैंड का फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा दिन तक चलेगा। दूसरी बात है कि जो आदमी खाएगा उसका हेल्थ ठीक रहेगा। फर्टिलाइजर सर अभी जितना भी देख रहे हो, मोमोज, बर्गर खाने वाला बच्चा को 50 किलो बोरा उठा के दे दो तो पता चले घड़क जाएगा आधा रास्ता। ठीक है, आता है कि excessive use of water by industries which also require water to generated hydroelectrical power to theme and over exploitation of water in the urban areas। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाया जाता है वहां पर भी वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी वाटर हम लोगों का क्या होता है, धीरे धीरे स्कार्सिटी मतलब वाटर की कमी होने लगती है। ठीक है।